12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन का कोर्स अर्थशास्त्र का बेटा पूरा हो गया। अब अपन रिवीजन की दृष्टि से अपन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर ले रहे हैं बेटा। अभी मैंने आपको इसके पहले आपको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप एक वाक्य में उत्तर दो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो और सही जोड़ी के बारे में बताया था। कुछ छोटे प्रश्न भी लिए। आज अपन 1 नंबर और 1 नंबर वाले अपन ने प्रश्न पढ़े बेटा। आज अपन 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। अर्थव्यवस्था से सभी अवगत है बेटा। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिससे आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है, संचालन होता है। और अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और साधनों की सही शोषण व्यवहार की क्या करता है, व्यवस्था करता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है वह आपके लिए क्या है, इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है, संचालन होता है। और ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर प्रोफेसर जे ब्राउन ने अपनी परिभाषा दी है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद है अवसर लागत से क्या आशय है। तो प्रोफेसर पोल के अनुसार एक कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग और मूल्य कार्य विशेष को विकल्प लागत या अवसर लागत कहते हैं। तब ये एक कार्य को चयन किया, उसके विकल्प अवसर को त्याग कर मूल्य कार्य पर विशेष विकल्प लागत या अवसर लागत है। तो ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर के प्रश्न है बेटा। इनको आप ध्यान से देखोगे और कॉपी पे लिखोगे और याद करोगे। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए और इसकी विषय सामग्री लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी एक परिभाषा दी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत इकाइयों, मजदूरी, आय और व्यक्तिगत उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। अर्थात व्यक्तिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों को संबंधित जो अर्थव्यवस्था है उससे व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसलिए से व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेटा उसमें केवल एक चीज, मतलब एक फर्म, एक कार्य, एक उद्योग और मतलब व्यक्तिगत इकाइयां जो होती हैं और मतलब विशिष्ट फर्मों, विशेष प्रकार से मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की कीमत स्तर आदि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समष्टि में समग्र पूरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसमें कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय कीमत, इन सब पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए, उसकी विषय सामग्री लिखिए। तो समष्टि और व्यष्टि की आपके लिए परिभाषा हो गई। और फिर इसके बाद है कि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे निम्नलिखित बिंदुओं से अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग आवश्यकता तथा महत्व निम्नलिखित बिंदुओं पे किया जाता है। तो पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में क्या होती है, सहायक होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का एक ही समूह है। इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों में जो व्यक्तिगत इकाइयां होती है, इकाइयों का आर्थिक व्यवहार महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए क्या है, आवश्यक है।
को अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन के विभिन्न जो साधक होते हैं इसमें सापेक्षिक कीमत किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। फिर इसके बाद है बेटा तीसरा इसका आर्थिक कल्याण की जांच में सहायक। तो ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है बेटा कल्याण की दशाओं में भी इसमें परीक्षण के लिए इसको क्या किया जाता है, प्रयोग में इसको लाया जाता है। फिर है आर्थिक नियमों के निर्माण में भी जो नियम होते हैं उनके निर्माण में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जैसे ये आर्थिक कल्याण की जांच के लिए सहायक होते हैं, ऐसे ही ये आर्थिक नियमों के निर्माण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक है। उदाहरण के लिए सीमांत उपयोगिता हास नियम, उपभोक्ता की बचत सिद्धांत, मूल निर्धारण, मजदूरी, लगान, ब्याज पर निर्धारण होता है जो वो सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र की देन है। तो बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। अगर पूछा जाए 2 महत्व लिखिए तो 2 लिखिएगा, अगर 3 पूछे जाए तो 3 और 4, तो ये 4 नंबर का पूरा एक प्रश्न है बेटा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए क्या है, सहायक होता है। दूसरा ये कीमत के निर्धारण को भी करने में सहायक होता है और ये आर्थिक कल्याण की जांच करने में भी सहायक होता है और आर्थिक नियमों के निर्माण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व है बेटा, ऐसे ही समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। तो उसके अंतर्गत आपको शास्त्र की विशेषताएं क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये इसका व्यापक दृष्टिकोण, तो इसका पहला ऑप्शन है व्यापक दृष्टिकोण। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक होता है। बस मैंने बताया था बच्चों कि समष्टि मतलब कुल, समग्र, सभी, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, इस सब का अध्ययन काय में होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका जो दृष्टिकोण वो व्यापक है। ये इसमें सूक्ष्म चरों को महत्व नहीं दिया जाता। इसमें अंतर्गत राष्ट्रीय आय, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं का भी हल ढूंढा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र गतिशील अर्थव्यवस्था को भी महत्व देता है। फिर दूसरा है सामूहिक हितों का ध्यान। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत की अपेक्षा समूह का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में विकासशील व विकसित देशों आर्थिक नियोजन द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में क्या होते हैं, तत्पर होते हैं और इसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा सामूहिक हितों को ध्यान में रखा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक हितों का, तो सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद होता है निर्भरता। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तन को प्रभाव में अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता। समष्टि मात्राएं परंपरा से संबद्ध होती है, इसमें परिवर्तन करने व मात्राओं के साम्य स्तर को भी परिवर्तन हो जाता है। और इसका बृहद विश्लेषण, तो समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक मतलब जो बृहद मतलब बड़ा, समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों को भी प्रभाव पर अध्ययन किया जाता है और इसके व्यापक विश्लेषण पर महत्वपूर्ण मतलब स्थान है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का प्रश्न है बेटा आपके लिए, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। अगर तो व्यापक दृष्टिकोण, सामूहिक हितों का ध्यान, निर्भरता और बृहद विश्लेषण। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र क्या हो गई, आपकी विशेषताएं हो गई। उसके बाद में बेटा तो बच्चों ये आपको परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न अध्याय इकाई 1 से अपन ने आज देखे। और इसके आगे बेटा 1-2 प्रश्न और हैं जो अपन अगले नेक्स्ट पीरियड में अपन लोग ले लेंगे। तो आप बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, पढ़ें, याद करें और परीक्षा की तैयारी करें। आपको धन्यवाद बच्चों।